यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का ये हमारा दूसरा वीडियो है। और जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले पहला वीडियो देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हमने पढ़ लिए थे राष्ट्रवाद क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लिए थे फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति क्या कैसे हुई थी नहीं हुई थी, ये पढ़ लिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे नेपोलियन बोनापार्ट की बारे में, पढ़ लिए थे क्या क्या उसका कहानी था। नेक्स्ट हम पढ़ लिए थे मेटरनिक के बारे में। नेक्स्ट जुलाई 1830 की क्रांति भी पढ़ लिए थे। नेक्स्ट 1848 की क्रांति तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे इटली की एकीकरण। हम लोग का आज का ये टॉपिक होगा, वो होगा इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि पहले कोई चीज बहुत टुकड़ों में बटा होता है, उसको इकट्ठा कर देना ही कहलाता है एकीकरण। अगर हम करें इटली का एकीकरण, इसका मतलब इटली कई भागों में टूटा होगा, तभी तो हम उसका एकीकरण कर रहे हैं। जो चीज टूटेगा उसी को तो जोड़ सकते हैं, जो टूटा ही नहीं होगा तो उसको क्या जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब इटली का एकीकरण हम बोल रहे हैं, इसका मतलब इटली जो होगा वो कई भागों में टूटा होगा, उसको इकट्ठा कर देंगे, एक कर देंगे, तो वही हमारा कहलाएगा इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण कैसे होगा उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। इटली के एकीकरण को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा एक बात हम लोग जानते हैं आप लोग को मेजनी के बारे में। आप लोग सुने होंगे मेजनी का नाम, मेजनी का नाम तो सब आदमी लगभग सुने होंगे, जोसेफ मेजनी। तो मेजनी के बारे में हम लोग आप लोग नाम सुने होंगे, तो मेजनी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए मेजनी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेजनी, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम स्लाइड के माध्यम से आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजनी के बारे में। ये मेजनी है, ठीक है। मेजनी का आपको फोटो दिखाते हैं। ये मेजनी भाई साहब हैं, एकदम स्टाइल से खड़े हुए हैं, ठीक है, चौकस स्टाइल में है, देख लीजिए एकदम। अब थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं ताकि इसके बारे में जो जानकारी हो उधर से आएगा, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट मेजनी के बारे में क्या है कि मेजनी साहब जो थे एक सेक्रेट सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे। सेक्रेट सोसाइटी मतलब ये जो गुप्त रूप से काम करते थे। गुप्त रूप मतलब जो यहाँ के राजा थे, जो यहाँ पे शासक थे, उसके नजर में नहीं नजर से बच के, जो शासक थे उसके नजर से बच के, और अंदर अंदर काम करते थे, चोरी छिपे एक संस्था काम करती थी जो लोगों के अंदर क्रांति की भावना लाती थी। क्रांति किस तरह से करना है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर अगर आप किसी प्रधानमंत्री, जो हम लोग का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में बोलने की आजादी आप लोग का होता है। लेकिन यही अगर राजा होता, भारत में अगर राजा होता, तो राजा के बारे में आप खुलेआम नहीं बोल सकते। अगर खुलेआम बोलिएगा तो खुलेआम मारल भी जाइएगा, ठीक है। तो राजा के बारे में खुलेआम नहीं बोल सकते। तो उसी तरह इटली जो था, इटली के ऊपर किसी और देश का शासन था। अब इटली के ऊपर किसी और देश का शासन था, तो वहां के लोगों के अंदर क्रांति की भावना लाने के लिए, वहां के लोगों के अंदर क्रांति की भावना लाने के लिए वहां पे एक संस्था चोरी छिपे काम करती थी। उस संस्था का नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था? कार्बोनरी। तो कार्बोनरी का सदस्य बना कौन? मेजनी। कौन बना? मेजनी, ठीक है। सदस्य बनने के बाद 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में लिगुरिया, इटली में एक जगह है लिगुरिया। कौन सी जगह है? लिगुरिया। लिगुरिया नामक जगह पर मेजनी भाई साहब ने क्रांति कर दिया। क्या कर दिया? क्रांति कर दिया, विद्रोह कर दिया कि अब हम लोग इतना टूटे हुए हैं, टूटल नहीं रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। ये बात कौन बोले? मेजनी भाई साहब बोले। कब बोले? 1831 में। लेकिन ये जो क्रांति था वो सफल नहीं हो पाया। उसमें क्या हुआ, इसको इसका एक शासक जो था उसको इसको पकड़ के देश के बाहर कर दिया, मैंने वहां देश से इसको निकाल दिया गया। किसको? मेजनी भाई साहब को। तो सबसे पहले इटली को इकट्ठा करने की सोच किसने रखा था? इटली नहीं, सॉरी क्या नाम था इसका, मेजनी नहीं रखा था। कब रखा था? 1831 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद? लिगुरिया की क्रांति के बाद। तो लिगुरिया की क्रांति में से क्या हो गई? हार हो गई, मैंने जो शासक था वो इस विद्रोह को कुचल दिया, खत्म कर दिया, और मेजनी साहब को इटली छोड़ के बाहर जाना पड़ा, मैंने इसको इटली से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अपने जीवन काल में मेजनी साहब ने 2 संस्था बनाई। इसमें पहली संस्था आपका था जिसको बाहर कर दिया, इसमें पहली संस्था था यंग इटली। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो आपके थे मेजनी भाई साहब। दूसरा आपका था यंग यूरोप। तो यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक कौन था? मेजनी भाई साहब थे। ये इटली के एकीकरण का प्रयास सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इटली के एकीकरण का प्रयास सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इन्होंने इसका स्टेप पहले क्या था? सबसे पहले ये एक संस्था से जुड़ते हैं जो छिप के काम करते थे, सेक्रेट सोसाइटी के रूप में काम करते थे, उसका नाम था कार्बोनरी। सबसे पहले मेजनी भाई साहब कार्बोनरी नामक संस्था से जुड़ते हैं। फिर 1831 ईस्वी में लिगुरिया नामक जगह पर ये विद्रोह करते हैं।
लेकिन विद्रोह में इसको पकड़ के सजा दी जाती है और इसको देश के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने दो संस्था का निर्माण करती है जो लोगों के अंदर क्रांति की भावना ही उत्पन्न करती है। अगर कोई जैसे काम यंग इटली और यंग यूरोप का काम यही था, एक संस्था थी जिसके अंदर लोगों के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न किया जाता था। ठीक है, चलिए ये थे मेजनी भाई साहब के। अब हम ओरिजिनल में इटली के बारे में अब आते हैं, इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण के बारे में देखिए, अगर हम बोल रहे हैं इटली का एकीकरण, इसका मतलब ये हुआ कि इटली कई भागों में टूटा होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा इटली कितने भागों में टूटा हुआ था? इटली 7 भागों में टूटा हुआ। कितना भागों में? 7 टुकड़ों में। इटली का 7 टुकड़े थे, 7 टुकड़ों में टूटा हुआ था, जिसमें पहला टुकड़ा आपका था पिगमेंट। क्या था? पिगमेंट। दूसरा था साइडोनिया। पिगमेंट और साइडोनिया टोटल थे 7 टुकड़ा। 7 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा आप जो देख रहे हो पिगमेंट और साइडोनिया, पिगमेंट और साइडोनिया, इन दोनों का शासक जो था, देखिए इटली की कहानी हम कर रहे हैं। इटली में इटली के 7 टुकड़ा थे, उस 7 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा जो आप देख रहे हो पिगमेंट और साइडोनिया, ये दोनों टुकड़ा पर इटली के ही राजा थे। माने इटली था, इटली के ही राजा थे, दूसरा देश का राजा नहीं। इटली के टुकड़ा था और इटली का उस पर राजा था। कितना राजा? एक राजा। कहाँ का? पिगमेंट और साइडोनिया। इस राजा का नाम क्या था? इस राजा का नाम था विक्टर इमानुएल द्वितीय। विक्टर इमानुएल द्वितीय, ये इसका फोटो है, देख लीजिए। तो इटली कितने टुकड़ों में था? 7 टुकड़ों में। 7 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा था, पहला टुकड़ा का नाम क्या था? पिगमेंट, दूसरा टुकड़ा का नाम था साइडोनिया। पिगमेंट और साइडोनिया ये दोनों जगह पर जो शासक थे, जो राजा थे, उसका नाम क्या था? विक्टर इमानुएल द्वितीय। ये जो राजा थे ये इटली के ही थे, मैंने इटली के राजा इटली के टुकड़ा पर राज कर रहा था। कितने टुकड़े पे? 2 टुकड़े पे। बाकी जो 5 टुकड़ा आप देख रहे हो, ये 5 टुकड़ा पर कोई अन्य देश के आदमी वहां पे शासन करते थे। ठीक है, कोई अन्य देश के आदमी, जैसे आपका हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, नेक्स्ट आपका स्पेन हो जाएगा, पोप हो जाएगा। फ्रांस नहीं था, पोप था, आपका ऑस्ट्रिया था और स्पेन था। ये तीनों देश इस पे बाकी 5 टुकड़ा पे शासन कर रहे थे। 2 टुकड़ा ही इसके पास था, 5 टुकड़ा पे कोई और देश था। तो विक्टर इमानुएल के मन में ये आया कि अब हम इसको क्या करेंगे? एकीकृत करेंगे, पूरा इटली को एक करेंगे, पूरा इटली को एक करेंगे। लेकिन अभी दो ये इटली इसके पास, इटली का 2 टुकड़ा ही इसके पास था। 7 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा इसके पास था, 5 टुकड़ा अलग अलग जगह पर टूटा हुआ था। तो उसको सबको ये इकट्ठा करने के बारे में सोचा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा विक्टर इमानुएल द्वितीय कहाँ के राजा थे? इटली के। इटली में कहाँ के थे? पिगमेंट और साइडोनिया के। इटली कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? 7 टुकड़ों में। 7 टुकड़ों में से केवल 2 टुकड़ों पर ही इसका अधिकार था, बाकी 5 टुकड़ा पर कोई अन्य देश का अधिकार था। अब जो अब विक्टर इमानुएल द्वितीय थे, इसके मन में आया कि हम क्या करेंगे, जितना इटली का टुकड़ा है उसको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसके लिए इसका जो प्रधानमंत्री था, इसका प्रधानमंत्री किसका? विक्टर इमानुएल द्वितीय का। इसका प्रधानमंत्री था, इसका नाम था काउंट काबूर। क्या नाम था? काउंट काबूर। ये काउंट काबूर भाई साहब है, देख लीजिए, काउंट काबूर भाई साहब है। इनसे मिलकर कहा कि विक्टर ने कहा किसको? काउंट काबूर को, काबूर भाई देखो यार, इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ है, मजा नहीं आ रहा है। हम 2 टुकड़ा ही मेरे पास है, 5 टुकड़ा में कोई और आदमी कर रहा है। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा काम करेंगे कि सबको एक करेंगे। मतलब ऐसा बात है, ठीक है एक हो जाएगा। बोलते अब एक होने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, इटली का कैसे स्थिति था, एक कैसे करेंगे। देखिए, जो आपका इटली है, ये मान लेते हैं इटली है। इटली के 2 टुकड़ा पर किसका हिस्सा था, किसका अधिकार था? आप बोलोगे विक्टर इमानुएल द्वितीय का था, जिसमें पहला टुकड़ा पिगमेंट है, दूसरा टुकड़ा आपका साइडोनिया है। अब जो आप देख रहे हो ये इटली, हम समझते हैं इटली का जो ऊपर का भाग था, उत्तरी भाग, इटली के उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का। और इटली के मध्य भाग पर पोप का कब्जा था। किसका था? पोप का। और इटली के दक्षिणी भाग पर स्पेन का कब्जा था। इटली के उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। ठीक है, और इटली के मध्य भाग पर पोप का कब्जा था। और इटली के सीधा इटली के दक्षिणी भाग पर स्पेन का कब्जा था। ठीक है, ये इटली का ये हाल था। 2 भाग पर ये थे, बाकी 5 भाग पर ये तीनों भाई साहब थे। तो उसमें विक्टर इमानुएल ने कहा काबूर को कि भाई सबको हटाओ और पूरा इटली हमको लाओ, तभी मजा आएगा।
तो काबूल भाई साहब ने देखा कि ऑस्ट्रिया हम लोग का उत्तरी भाग में कब्जा किए हुए हैं, तो इन्होंने पता किया कि ऑस्ट्रिया का दुश्मन कौन है। तो ऑस्ट्रिया का दुश्मन था फ्रांस। ऑस्ट्रिया का दुश्मन कौन था? फ्रांस। तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त। अब इटली का भी दुश्मन ऑस्ट्रिया, क्योंकि उसके देश में आकर राज कर रहा था। और फ्रांस का भी दुश्मन कौन है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, पीछे कहानी आपको बताए थे कैसे दुश्मन है। तो फ्रांस का कहानी दोस्त भी दुश्मन भी ऑस्ट्रिया, और इटली का दोस्त भी ऑस्ट्रिया। अब जो ये विक्टर भाई साहब थे, ये फ्रांस के पास गए, बोला फ्रांस भैया देख यार, तुम्हारा भी दुश्मन है ऑस्ट्रिया, मेरा भी दुश्मन है ऑस्ट्रिया, चलो दोनों मिलकर उसको कूटते हैं। तो बोला ठीक है, चलो फ्रांस इसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। तो 1859 ईस्वी में फ्रांस और विक्टर एमोनियल का प्रधानमंत्री काउंट काबूर, इसका सेनापति और फ्रांस का सेना, इसका सेनापति अपना सेना साथ लड़ा, और क्या बोलते हैं, फ्रांस का सेना भी सपोर्ट किया किसका? इसका विक्टर एमोनियल का सेनापति का, माने काउंट काबूर का। तो इटली का सपोर्ट कौन किया? फ्रांस वाले। फ्रांस वाले ने इनका सपोर्ट किया, और इनके सपोर्ट से किसको हरा दिया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब जो ऑस्ट्रिया आप देख रहे हो ऊपर में, ये ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया 1859 में। तो अब जो इटली देख रहे हो, इटली से ऑस्ट्रिया गायब हो गया, मतलब उत्तरी भाग पर किसका कब्जा हो गया? काउंट काबूल भाई साहब का कब्जा हो गया। ये दे दिए किसको? विक्टर इमानुएल द्वितीय को। ये लीजिए साहब, हमने एक किला फतेह कर लिया। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। फ्रांस मदद क्यों किया? क्योंकि ऑस्ट्रिया का दुश्मन कौन था? फ्रांस था। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग स्पेन पे। अब कहाँ आते हैं? स्पेन पे। पोप को छोड़ देते हैं, पोप डर से सरेंडर कर देगा। ऊपर भी हम लोग जीत लेंगे, नीचे भी जीत लेंगे, तो जो पोप होगा वो डर से सरेंडर कर देगा कि भाई साहब हमको नहीं लड़ना है, हम आपका अधीनस्थ हो जाते हैं। तो जो ऑस्ट्रिया थे उसको हरा दिया फ्रांस की मदद से। ठीक है। अब जो स्पेन था वो साउथ के एरिया में था। तो विक्टर एमोनियल का सेनापति जो था काउंट काबूर, इन्होंने देखा कि साउथ में किसका पकड़ है। तो साउथ में एक नाविक था, साउथ में एक नाविक था, पेशे से वो नाविक था, लेकिन अच्छा जानकारी उसको था। ठीक है, पेशे से था लेकिन था क्या? नाविक। उसका नाम था मिस्टर गेरीबाल्डी। क्या नाम था? गेरीबाल्डी। आएंगे, ये गेरीबाल्डी भाई साहब थे। ये देखिए जो अमिताभ बच्चन के जैसे लग रहे हैं ना लंबा से, ये गेरीबाल्डी भाई साहब है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है गेरीबाल्डी पेशे से क्या है, क्या थे? तो गेरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, लेकिन इनको विक्टर एमोनियल ने भेजा साउथ फतेह करने के लिए। ये साउथ फतेह करने में स्पेन को हराने के लिए गया। वहां पे इन्होंने लोकल सेना का, लोकल किसान का मदद, मैंने स्थानीय किसान जो वहां के किसान लोग थे उसकी मदद लिया कि अरे भाई तुम लोग हम लोग को सपोर्ट करो, जो हम इटली के ओरिजिनल रहने वाले हैं, इटली के राजा को मारेंगे क्या, तुम बाहरी आदमी के फेरा में पड़े हुए हो। वहां स्पेन का शासन था, बोला स्पेन हम लोग का है, स्पेन तो अलग देश है, उससे हम लोग लड़ेंगे और उसको यहाँ से भगाएंगे, तो स्थानीय लोग भी गेरीबाल्डी की बातों में सहमत हो गया और गेरीबाल्डी का साथ दिया। और स्थानीय लोग और गेरीबाल्डी दोनों मिलकर 1860 ईस्वी में दोनों मिलकर किसको हरा दिया? स्पेन को हरा दिया। तो स्पेन को कब हराया? 1860 में। फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया कब हराया? 1859 में। तो 59-60 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, 60 में स्पेन को हरा दिया। अब बीच में बच गया पोप बोला कि भाई हमको नहीं लड़ना है, आप ऐसा कीजिए, आप ही राजा रहिए, हम आपकी अधीनस्थ स्वीकार करते हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आप ही राज्य कीजिए, हम आपके साथ, हमको लड़ना नहीं है। तो ये पोप भाई साहब सरेंडर कर दिए 1861 ईस्वी में। फाइनली 1861 ईस्वी में पोप ने इमानुएल द्वितीय को अपना राजा स्वीकार किया और पूरे इटली पर किसका अधिकार हो गया? अब आपका इमानुएल द्वितीय का अधिकार हो गया। ठीक है। अब जितना बात आपको बोले हैं उसको एक बार फिर से समझने की आपको कोशिश करते हैं और समझाने की हम कोशिश करेंगे, देखते हैं आप समझ पाते हैं या नहीं। जितना बात बोले हैं, अब मेजनी भाई साहब के बारे में तो जान ही लिए थे। ठीक है, अब ये इटली के बारे में हम लोग जानते हैं। इटली के बारे में आपको ये बता रहे थे, जो आप इटली देख रहे हो, इटली का एकीकरण किए थे। किसी का भी एकीकरण करने का मतलब ये है कि वो टुकड़ों में बटा होगा। इटली जो था वो 7 टुकड़ों में बटा हुआ था। कितना टुकड़ों में बटा हुआ था? 7 टुकड़ों में बटा हुआ था। अब इटली में 7 टुकड़ों में से पहला टुकड़ा था आपका पिगमेंट, दूसरा था सेडोनिया, और सेडोनिया। इन दोनों क्षेत्र पर इटली का ही राजा था। मैंने ये जो विक्टर एमोनियल था ये इटली का ही था, इटली का ही ओरिजिनल राजा यहाँ पे राज करते थे, केवल 2 क्षेत्र पे। ठीक है, उसका नाम था विक्टर एमोनियल द्वितीय, ये भाई साहब, और इसका सेनापति थे काउंट काबूर। तो ये 7 टुकड़ा में से केवल 2 टुकड़ा पर ही इस राजा का अधिकार था, बाकी 5 टुकड़ा पर किसी अन्य देश का
अधिकार था, जिसमें से ऑस्ट्रिया जो है उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, पोप जो है बीच वाले क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, स्पेन जो थे नीचे वाले साउथ वाले एरिया में कब्जा किए हुए था। तो ये विक्टर एमैनुअल, ये जो आप देख रहे हो विक्टर एमैनुअल, इन्होंने कहा अपने प्रधानमंत्री को, मैंने काउंट काबुर को, एक काबुर भाई ऐसा नहीं होगा, हमको पूरा इटली एक चाहिए, पूरा इटली मांगता है, अपन को पूरा इटली मांगता है। तो ये विक्टर एमैनुअल जो था बोला आपको पूरा इटली मांगता है, अपन भी पूरा इटली आपको देता है। कैसे देता है? तो ये काबुल भाई साहब ने ये देखा कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया को निपटाएंगे। किसको निपटाएंगे? ऑस्ट्रिया को निपटाएंगे। अब निपटाने के लिए तो खुद से तो निपटा नहीं सकते थे, ये देखा कि ऑस्ट्रिया का दुश्मन कौन है। इन्होंने पता किया ऑस्ट्रिया का दुश्मन जो था फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। अब ये क्या नाम था, काउंट काबुल भाई साहब गए फ्रांस के पास, बोले भैया आपका दुश्मन ऑस्ट्रिया है, हमारा दुश्मन ऑस्ट्रिया है, चलो दोनों मिलकर कूट देते हैं। बोला चलिए। तो 1859 ईस्वी में फ्रांस और काउंट काबुल दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया को बहुत कूटा और ऑस्ट्रिया को यहाँ से मार के भगा दिया। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो उत्तरी एरिया, ये पर भी किसका अधिकार हो गया? अब विक्टर एमैनुअल का इसका अधिकार हो गया, जीत के इसको दे दिया। कहानी खत्म। फिर अब साउथ की बात करते हैं, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो साउथ की, जिसपे स्पेन का कब्जा था, इसको जीतने के लिए काबुल भाई साहब ने किसको भेजा? गेरिबाल्डी को। ये गेरिबाल्डी है, इनको भेजा। ये पेशे से नाविक था, नाव चलाते थे, पेशे से नाविक था, और इसको साउथ भेजा। ये साउथ गए, साउथ में जो वहाँ के किसान थे, वहाँ के किसान थे, उस किसान को बोला देख भाई तुम किसके साथ दे रहे हो, तुम ऐसा करो हम लोग का साथ दो, हम लोग का जो अपना स्थानीय राजा होगा वो हमारे लोग का राजा होगा, विदेशी आदमी हम पे राज कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ के जो किसान थे इन्होंने इसका सपोर्ट दिया, और 1860 ईस्वी में गेरिबाल्डी और काबुल दोनों मिलकर स्पेन को हरा दिया। अब नीचे से भी स्पेन भी गायब हो गया। अब बीच में क्या बच गया? पोप। पोप बोला कि भाई हमको लड़ना नहीं है, हम आपका अधीनस्थ स्वीकार करते हैं। 1859 में इसको निपटा दिया और 1860 में इसको निपटा दिया, ठीक है। और 1861 ईस्वी में ये अधीनस्थ हो गया। तो 1861 ईस्वी में पूरे इटली पर किसका अधिकार हो गया? पूरे इटली पर ये भाई साहब का अधिकार हो गया। तो पूरे इटली का एकीकरण खत्म। तो इटली का एकीकरण में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इटली कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में, जिसमें 2 भाग पर इटली के ओरिजिनल राजा का कब्जा था, बाकी बात जो है 5 भाग पर कोई और था, ठीक है। तो ये इटली की कहानी खत्म। अब हम लोग जर्मनी का एकीकरण करते हैं, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। चलिए, तो किसी का भी एकीकरण की बात अगर हम कहते हैं तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, अगर हम एकीकरण की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है कई भागों में टूटा हुआ होगा। तो सेम अगर जिस तरह से इटली जो था, इटली की एकीकरण किए थे, तो इसका मतलब इटली जो था कई भागों में टूटा हुआ था। सेम उसी प्रकार से अगर जर्मनी की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी भी कई भागों में टूटा होगा। तो जर्मनी 39 भागों में टूटा हुआ था। कितना भागों में? 39 भागों में टूटा हुआ था। अब 39 क्षेत्र था जर्मनी के अंदर, जर्मनी का 39 टुकड़ा था। अब प्रत्येक टुकड़ा वाला आदमी बोला कि भाई साहब ऐसे टुकड़े में रहोगे तो कोई आएगा कूट के चला जाएगा, ऐसे ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं कि सभी जगह से कुछ होशियार होशियार आदमी को चुन के भेजा, हम लोग चलते हैं मेन एक जगह पर, वहां जाके बैठ के हम लोग अपना देश के अंदर सब इकट्ठा होंगे, अपने देश को एक करेंगे। तो ये 39 टुकड़ा में से सभी आदमी, 39 टुकड़ा में हर क्षेत्र से आदमी आया। कब? 18 मई 1848 को। कितना आदमी सब मिला आया? 831 आदमी। क्यों आया ये सब? ये सब आया इसलिए ताकि हम लोग सबको पूरा जर्मनी को एक करें। कब? 1848 ईस्वी में। कहा गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फ्रैंकफर्ट, ये देखो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इसका बैठक भी हुआ। देखिए सब आदमी बैठा हुआ है, इसका बैठक भी हुआ। इसके बैठक में महिला भी भाग लिया था। और बैठक कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में एक चर्च था, चर्च का नाम था संत पार्ल चर्च, उसी चर्च में बैठक हुआ। इसमें महिला भी भाग लिया। देखिए सेकेंड फ्लोर में जो ऊपर से हल्का हल्का जो आप देख रहे हो वो महिला बैठी हुई। सेकेंड फ्लोर में आप जो देख रहे हो वो सब महिला वहां बैठी हुई है, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कितना टुकड़ा बटा हुआ था? 39 टुकड़ा में। उसको एक करने के लिए 39 टुकड़ा से कितना आदमी आया? 831 आदमी आया, ठीक है। उसमें महिला भी आई। और कहाँ गया? ये सब आदमी आया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। किस लिए? जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। और इसका ये था कि हम लोग एकीकरण करेंगे और सब मिला के कोई एक राजा बनाएंगे, एक राजा ही पूरे जर्मनी पर राज करेगा। इस मतलब संविधान का निर्माण करेंगे वहां जाके, और जर्मनी का संविधान बना के वहां पे राजा को बैठा देंगे कि आप ही पूरे साम्राज्य को चलाइए। तो जो 39 टुकड़ा था उसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा था, उसका नाम था पर्सिया। क्या था? पर्सिया। जो 39 टुकड़ा आप देख रहे हो इसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा कौन था? पर्सिया। उसका राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये देखिए राजा का फोटो है।
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिया को पता चला कि ये सब एक हो रहा है, तो ऑस्ट्रिया किसको फोन किया? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को। अब आपके दिमाग में ये हुआ कि उस टाइम फोन कहा था? अरे भाई मतलब मैसेज दिया। तो आप सिर्फ ये समझिए कि वो आदमी इसको मैसेज दिया, देख विलियम अगर तुम एकीकरण किया, अगर उसको तुम सपोर्ट किया तो हम तोड़े कूटेंगे। इसके ऊपर दबाव बनाया ऑस्ट्रिया वाला, और दबाव की वजह से, ऑस्ट्रिया के दबाव बनाने की वजह से ये इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। बोला नहीं, जर्मनी एक नहीं करेंगे, हम अब जैसे हैं वैसे रहेंगे। और 831 आदमी जो था ये कुछ बोल लेता तो इन लोग को भी कूट दिया, अपना अपना क्षेत्र का राजा। फिर इसके जब मना कर दिया तो सब मना कर दिया, सब मना कर दिया तो बात हो गया खत्म। तो एकीकरण का पहला प्रयास कब हुआ? 1848 ईस्वी में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। किसकी वजह से? पर्सिया के राजा विल्हेम चतुर्थ की वजह से, क्योंकि 39 टुकड़ा में सबसे बड़ा टुकड़ा यही था। तो अगर यही मतलब मना कर रहा है तो छोटका छोटका तो और मना कर देगा, तो हो गया कहानी खत्म। लेकिन समय बीतते गया, समय बीतते गया, पर्सिया का अब राजा बना विलियम प्रथम, ठीक है। पहले पर्सिया का राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इन्होंने ऑस्ट्रिया के डर से मना कर दिया। लेकिन अब जो थे, अब राजा बने आपका विलियम प्रथम। तो ये जब राजा बने, ये देखिए बूढ़ थे बेचारे, मतलब बूढ़ मतलब बूढ़ा थे बेचारे, ठीक है। ये राजा बने, जब ये राजा बने तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री किसको बनाया? इसी के जोरदार आदमी था बिस्मार्क। किसको बनाया? बिस्मार्क। बिस्मार्क को ये प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया? बिस्मार्क को। पर्सिया का राजा जब फ्रेडरिक विलियम था तो ऑस्ट्रिया के डर से ये मना कर दिया, नहीं हमको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन पर्सिया का राजा जब विलियम प्रथम बना तो इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया? बिस्मार्क को, ठीक है। इसको जब प्रधानमंत्री बनाया तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क कहा, बिस्मार्क जैसे वहां पे विक्टर एमोनियल ने काउंट काबुल को कहा था, सेम उसी प्रकार से इसको कहा विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को, बिस्मार्क अपन को पूरा जर्मनी मांगता है, पूरा जर्मनी मांगता है। तो बिस्मार्क कहा आपको पूरा जर्मनी मांगता है तो अपन भी आपको पूरा जर्मनी देता है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने? सबसे पहले अपना सेना मजबूत किया। क्या किया? सेना को मजबूत किया। सबसे पहले उन्होंने अपना सेना मजबूत किया। सेना मजबूत करने के बाद ये 7 साल लड़ाई लड़ा। कितना साल? 7 साल। किससे लड़ा उसको देखिए। तो जो जर्मनी आप देख रहे हो, ये जो आप गोल सा फिगर आया उसको हम जर्मनी समझते हैं। जर्मनी में 3 देश का कब्जा था, जिसमें पहला था फ्रांस। किसका था? फ्रांस का, मैंने इस पे फ्रांस का भी कब्जा था। नेक्स्ट आपका है डेनमार्क, इस पे डेनमार्क का भी कब्जा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी, जो आप जर्मनी देख रहे हो पार्ट, इस जर्मनी पर फ्रांस का भी कब्जा था, डेनमार्क का भी कब्जा था और ऑस्ट्रिया का भी कब्जा था। अब ऑस्ट्रिया का इस पे कब्जा है तो ऑस्ट्रिया कभी चाहेगा कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, क्योंकि जर्मनी का अगर एकीकरण हो जाएगा तो पूरा जर्मनी एक हो जाएगा, तो ऑस्ट्रिया को तो भागना पड़ जाएगा। इसीलिए विलियम चतुर्थ पर दबाव बनाया था कि तुम एकीकरण एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए वो उस समय एकीकरण एक्सेप्ट भी नहीं किया था, इसके डर से वो भाग गया था पीछे, लेकिन ये पीछे नहीं भागा। सबसे पहले उसको बोला बिस्मार्क को, अपन को पूरा जर्मनी मांगता है, तो बिस्मार्क बोला कि ऐसे अगर हम लड़ने के लिए चल जाएंगे तो दिक्कत है। सबसे पहले सेना मजबूत किया, सेना मजबूत करके ये 7 साल इन तीनों से लड़ा। कितना साल? 7 साल। 7 साल इन तीनों से युद्ध लड़ने के बाद तीनों को खदेड़ के भगा दिया और 1871 ईस्वी में पूरे जर्मनी को एक कर दिया, पूरे जर्मनी को एक कर दिया और जर्मनी का एकीकरण खत्म। जर्मनी का एकीकरण कर दिया, एक कर दिया, और जर्मनी का राजा किसको बना दिया? विलियम प्रथम के। ये लीजिए राजा साहब, हमने पूरा जर्मनी को एक कर दिया, अपन को, आपको पूरा जर्मनी मांगता, आप पूरा जर्मनी आपको देता। तो पूरा जर्मनी ये इनको दे दिए, कौन? बिस्मार्क जीत के दे दिए और जर्मनी का एकीकरण खत्म। क्वेश्चन आएगा जर्मनी एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी के बाद राजा कौन बन गया? विलियम प्रथम। ये एकीकरण के बाद जर्मनी का राजा कौन बना? विलियम प्रथम। तो ये था जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको एक बार और समझ लेते हैं शॉर्टकट में। जर्मनी के एकीकरण के पहले जर्मनी 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। 18 मई 1848 को 831 लोगों का चुना जाता है, किस लिए? संविधान बनाने के लिए, ताकि जर्मनी को एक कर सके। और ये सब आदमी कहाँ आते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में संत पॉल चर्च में बैठक करते हैं। इसमें महिला भी भाग लेती है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार वहां पे नहीं होता है। संविधान की कमान किसको सौंपने की बात करते हैं? किसी के राज परिवार के हाथ में ही सौंपने की बात करते हैं। उस समय जर्मनी के 39 टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा था पर्सिया। पर्सिया का राजा तो जो था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ठीक है। वो ऑस्ट्रिया के दबाव में आकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। तो पर्सिया का राजा उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर
पर्सिया का राजा बनते हैं विलियम प्रथम। उन्होंने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाते हैं और कहते हैं आप उनको पूरा जर्मनी मांगता है। तो उन्होंने क्या सबसे पहले क्या कर दिया, सेना को मजबूत किया। सेना को मजबूत करने के बाद 7 साल तक युद्ध लड़ते हैं डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। युद्ध लड़ने के बाद इन तीनों को हरा देते हैं और फाइनली 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण कर डालते हैं, मैंने पूरा जर्मनी को एक कर देते हैं। ये था आपका जर्मनी का एकीकरण। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। यह है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान में ग्रीस, यूनान का दूसरा नाम क्या है, ग्रीस। तो हमने कहाँ पढ़ लिया, जर्मनी पढ़ लिया, इटली पढ़ लिया, फ्रांस पढ़ लिया, ठीक है, 3 देश हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम यूनान की बात करते हैं। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यूनान कहते हैं ग्रीस को, ठीक है, ग्रीस का नाम सुने होंगे, ग्रीस को दूसरा नाम क्या है, यूनान। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए राष्ट्रीयता हम लोग यहाँ लड़ेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है उसको, अब जितना भी टॉपिक 2-3 टॉपिक है बहुत छोटा छोटा है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यूनान ग्रीस पर तुर्क ओटोमन साम्राज्य का अधिकार था। यूनान पर जो था तुर्क का साम्राज्य कहते हैं ओटोमन साम्राज्य, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य था, सेम उसी प्रकार से तुर्की में जो तुर्की देश है वहां पे ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन साम्राज्य का विस्तार यूनान तक था, कहां तक, यूनान तक, माने यूनान में भी ओटोमन साम्राज्य का चलन था। अब ओटोमन साम्राज्य तुर्की थे और यूनान जो थे वहां के निवासी ईसाई धर्म को मानते थे, माने ईसाई विचारधारा में विश्वास करते थे, जबकि ये ओटोमन साम्राज्य थे जो अधिकार किया था ये मुस्लिम विचारधारा को मानते थे। अब समझिए यूनान वाले किसको मानते थे, ईसाई विचारधारा को, और जो ओटोमन साम्राज्य वाले थे वो किसको मानते थे, वो मुस्लिम विचारधारा को मानते थे। अब जो अधिकार हो गया ओटोमन साम्राज्य का यूनान पर, तो यूनान वाले के ऊपर जबरदस्ती मुस्लिम विचारधारा थोपने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा, ओटोमन साम्राज्य के द्वारा। ओटोमन साम्राज्य के द्वारा यह कहा गया कि आप ईसाई विचारधारा को छोड़िए, हमारा विचारधारा अपनाइए, और ये जबरदस्ती करने लगा। जब ये जबरदस्ती करने लगा तो वहां के आदमी के द्वारा 1821 ईस्वी में इसके खिलाफ पहला संघर्ष शुरू किया, आजादी का पहला संघर्ष शुरू किया, कब, 1821 ईस्वी में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके ऊपर जबरदस्ती मुस्लिम विचारधारा को एक्सेप्ट करने का प्रयास किया गया, दबाव बनाया गया, लेकिन उसके लिए उन्होंने 1821 ईस्वी में उन्होंने आजादी का संघर्ष शुरू कर दिया, मैंने इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। तो यूनानी क्रांतिकारी मैंने जो इसके खिलाफ क्रांति करते थे, मैंने लड़ाई झगड़ा करते थे, विद्रोह करते थे, इसके खिलाफ करते थे, तो ओटोमन साम्राज्य वाले जो थे उसको पकड़ के देश के बाहर करते थे, उसको देश में घुसने का फिर अलाउ नहीं होता था, ठीक है। इसी के बगल में यूरोप पड़ता है। यूरोप वाले भी ईसाई विचारधारा को मानते हैं और यूनान भी ईसाई विचारधारा को मानते थे। तो दोनों का विचारधारा एक होने की वजह से यूरोप वाला जो देश था वो यूनान का सपोर्ट करता है, और यूरोप की सपोर्ट से 1832 ईस्वी में ये ओटोमन साम्राज्य को यहाँ से भगा देते हैं, मैंने ओटोमन साम्राज्य को यहाँ से खत्म कर देते हैं, और यूनान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, कब, 1832 ईस्वी में। तो ये था आपका यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि यूनान पर ओटोमन साम्राज्य में तुर्की का अधिकार था, और तुर्की वाले मुस्लिम विचारधारा को मानते थे, जबकि यूनान में ईसाई विचारधारा चलता था। तो ये जबरदस्ती उसको मुस्लिम विचारधारा मानने के लिए वो रिजिड हो गए थे, मैंने उसको जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन इसका विरोध, इसीलिए उसका विरोध उन्होंने सर्वप्रथम कब किया, 1821 ईस्वी में। लेकिन जो आदमी वहां विरोध करते थे उसको पकड़ के देश के बाहर कर दिया जाता था, लेकिन बाद में यूरोप वाले की हेल्प से 1832 ईस्वी में ग्रीस ने अपने आप को ओटोमन साम्राज्य से मुक्त करा लिया, और ये था आपका यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। हमने क्या पढ़ लिया, फ्रांस पढ़ लिया, इटली पढ़ लिया, जर्मनी पढ़ लिया, और ये आपका यूनान था, यूनान भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग आते हैं, पोलैंड की कहानी पढ़ते हैं। पोलैंड की कहानी पढ़ते हैं। पोलैंड जो है रूस के बगल में, किसके बगल में है, रूस के बगल में है। तो पोलैंड पर रूस का आधिपत्य था, किसका आधिपत्य था, रूस का अधिकार था, ठीक है। तो पोलैंड में रूस का अधिकार था, तो रूस वाले ने क्या किया, पोलैंड के जितने भी स्कूल थे वहां पे पोलिश भाषा होती थी, मैंने पोलैंड की अपनी भाषा पोलिश भाषा थी, रूस की अपनी भाषा रूसी भाषा है। तो पोलैंड के स्कूल में पोलिश भाषा में पढ़ाई होता था, लेकिन जैसे उस पर रूस का अधिकार हो गया, उन्होंने क्या किया, स्कूल में पोलिश भाषा के जगह पर रूसी भाषा ला दिया कि नहीं, अब जो स्कूल में पढ़ाओगे आप रूसी भाषा का प्रयोग करके पढ़ाओगे, पोलिश भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। अब ऐसा जब शुरू कर दिया तो वहां के रहने वाले आदमी जो थे वो कह रहे थे, एक तो आप हमारे घर में आए हो, ऊपर से हमारी संस्कृति को ही आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इसका विरोध करने लगा। इसका विरोध क्या हुआ, शुरू हो गया, कब हुआ, तो 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में सब सर्वप्रथम इसका विरोध हुआ, तो इस विरोध को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया, मैंने इसको विरोध का ज्यादा फायदा नहीं हो पाया, सक्सेस
नहीं हो पाया, विरोध को कुचल दिया गया, ठीक है। लेकिन कुचलने के बाद यहाँ पोलैंड में जो पादरी रहते थे, पादरी मतलब जो पूजा पाठ करवाते थे, चर्च में पूजा पाठ करवाते हैं उसको पादरी कहते थे। ये पादरी लोग जो यहाँ पे थे वो जितना भी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक काम करते थे उस सभी धार्मिक काम में हमेशा पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे, रूसी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। अब रूसी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे। पोलिश भाषा का प्रयोग करने की वजह से जो रूसी आदमी थे वो पादरी लोग को पकड़ के रूस का जेल था सर्बिया, कहाँ भेज दिया, सर्बिया भेज दिया। मैंने धार्मिक कार्य उपदेश भाषा का प्रयोग करने की वजह से जो पादरी लोग थे उसको जेल यहाँ से पकड़ के कहाँ भेज दिया, सर्बिया, ठीक है, मैंने जेल भेज दिया। अब इसको अपनी भाषा में एग्जाम्पल के रूप में आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग का देश इंडिया है, ठीक है, इंडिया में हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कई सारे धर्म इंडिया में है। अगर हम हिंदू सिर्फ एक ही धर्म की बात करें, पॉपुलरिटी कह सकते हैं या फिर बहुसंख्यक के रूप में यहाँ हिंदू धर्म रहते हैं। अब हिंदू धर्म का सबसे पूजनीय आदमी कौन होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इंग्लैंड वाला आदमी यहाँ पे आ जाए, कोई दूसरा देश का आदमी भारत आ जाए और भारत के ऋषि मुनि को पकड़ के इसको जेल में बंद कर दे, महात्मा को पकड़ के जेल में बंद कर दे, उसके ऊपर यातनाएं करे, खूब उसको परेशान करे, तो जितना भी हिंदू होगा सबके मन में उसके प्रति क्या होगा, प्यार आएगा कि दुश्मनी की भावना आएगी। तो आप बोलोगे सिंपल ही सी बात है सर, जिसको हम पूजते हैं उसको कोई सता रहा है तो इसका मतलब उसके प्रति हमको दुश्मनी की भावना होगी। तो सेम उसी प्रकार से कहानी यहाँ हुआ। पोलैंड में पादरी लोग को पकड़ पकड़ के जब जेल में बंद कर रहे थे तो पादरी लोग कौन होते थे, पूजा कराने वाले। अब पादरी के साथ जब ऐसा व्यवहार होने लगा तो वहां जितना भी जनता था सभी जनता में आक्रोश हुआ और सभी जनता ने मिलकर रूस वाले को भगा दिया, रूस वाले को भगा दिया। यहाँ से पोलैंड की कहानी खत्म। मैंने पोलैंड वाले रूस वाले को क्यों भगाया, कहानी समझ में आ गया होगा कि पोलैंड में सबसे पहले रूस वाला आया, स्कूल में पोलिश भाषा खत्म करके रूसी भाषा लागू कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका विरोध करने की वजह से 1831 ईस्वी में विरोध को खत्म कर दिया, कुचल दिया गया। लेकिन यहाँ के जो पादरी लोग थे इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और पोलिश भाषा का ही प्रयोग हर एक धार्मिक कार्य में करते थे, जिस बात से गुस्सा होकर रूसी वालों ने इसको पकड़ के साइबेरिया के जेल रूस भेज दिया, जिसके वजह से पोलैंड के जो आदमी थे वो बहुत नाखुश हुए और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और रूस वाले को मजबूरी में यहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। ये थी पोलैंड की कहानी। नेक्स्ट हम लोग अगले देश की कहानी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रिटेन की कहानी, ठीक है। अब ब्रिटेन की कहानी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ब्रिटेन को हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन जो होते हैं यूनाइटेड किंगडम, जो चार देश से मिलकर बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम कितने देश से मिलकर बना होता है, 4 देश से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला आपका है इंग्लैंड। तो आप फिगर आप देख रहे हो जो ग्रीन वाला पार्ट है वही आपका ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है। ग्रीन वाला पार्ट को ही आप देखिएगा, तो उसमें सबसे नीचे जो आप देखिएगा आपको इंग्लैंड मिलेगा, सबसे नीचे आपको इंग्लैंड मिलेगा। उसके बाद देखिएगा आपको स्कॉटलैंड मिलेगा, इंग्लैंड के ऊपर में स्कॉटलैंड है। उसके बाद रहिएगा तो आपको नीला वाला के जस्ट ऊपर में हल्का सा हरा दिखाई पड़ेगा, वो आपका उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है। और नीला वाला के जस्ट देखिएगा इंग्लैंड के जस्ट बगल में, तो वहां पे आपको वेल्स मिलेगा। ये चारों देश अलग अलग पहले थे, ठीक है। ये सभी जो थे, सब जो है पहले समझिए द्वीप है, माने कि चारों बगल इसके पानी ही पानी है। तो ये जो आप देख रहे हो चारों देश की संस्कृति भी अलग था, चारों देश भी पहले अलग था। इंग्लैंड में कोई विशेष प्रकार की क्रांति वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। इंग्लैंड वाला ने खुद ही वहां पे कौन सी कर दिया, जो राजा महाराजा था उसको खत्म करके संविधान लागू कर दिया और संविधान के हिसाब से राजा को देश चलाने के लिए कहा, अपना मन से, उसमें कोई क्रांति व्रांति वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इंग्लैंड वाले सबसे पहले अपने आप को संविधान के हिसाब से ढाल लिया। उसके बाद इंग्लैंड वालों ने ये जो आप देख रहे हो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, इस चारों को मिला के हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, चारों को मिला के, ठीक है। पहले ये चारों अलग अलग थे, ठीक है, ये चारों अलग अलग थे, इंग्लैंड अलग थे, स्कॉटलैंड अलग थे, उत्तरी आयरलैंड अलग है, वेल्स अलग थे। अब ये इसको चारों मिला के यूके कहते हैं। अब देखिए इंग्लैंड वाले संविधान लागू कर लिए अपने जगह पर। उसके बाद 1707 ईस्वी में इंग्लैंड वाले ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, स्कॉटलैंड पर। कब किया, 1707 ईस्वी में। तो इंग्लैंड वाला स्कॉटलैंड पर आक्रमण करके स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया और दोनों मिलकर बना लिया यूके। क्या बना लिया, यूके। तो 1707 ईस्वी तक यूके में केवल 2 देश थे, जिसमें इंग्लैंड थे और स्कॉटलैंड थे, ठीक है। फिर समय बीतते गया, आगे समय आया 1798 में इन्होंने
आयरलैंड पर आक्रमण कर लिया, उत्तरी आयरलैंड पर आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया। 1798 में आक्रमण किया और 3 साल युद्ध चला, 1801 में उसको अपने में मिला लिया। उसके बाद ये वेल्स को भी आपस में अपने में मिला लिए। इस तरह से ये कितने देश हो गए, 4 देश मिलकर पूरा क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम। ये थी कहानी ब्रिटेन की कहानी। बहुत छोटा सा आपका टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए, ब्रिटेन की कहानी। अगर हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसका मतलब उसमें 4 देश आता है। कौन कौन, इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, आपका उत्तरी आयरलैंड आता है और वेल्स आता है। ये चारों देश आता है। सबसे पहले इंग्लैंड अकेले था। इंग्लैंड 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड को जीतता है। फिर 1801 ईस्वी में, 1798 में आक्रमण करता है, लेकिन 1801 ईस्वी में फाइनली उत्तरी आयरलैंड को जीतकर अपने में मिला लेता है। इस तरह से ये 4 देश मिलकर क्या बनाते हैं, यूके बनाते हैं। ये थी ब्रिटेन की कहानी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम लोग का आ जाता है बाल्कन प्रदेश की कहानी। बाल्कन प्रदेश में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका है रोमानिया, अब देख रहे होंगे आपको रोमानिया दिखेगा। दूसरा आपका आता है क्रोएशिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा इसी में अगला देश आपका आता है, अरे भाई साहब किधर, तीसरा आपका आता है बोस्निया, क्या है, बोस्निया। नेक्स्ट आपका आता है स्लोवेनिया। नेक्स्ट आपका आता है सर्बिया। नेक्स्ट आपका है मॉन्टीनिग्रो। नेक्स्ट आपका है मैसेडोनिया। नेक्स्ट है अल्बेनिया। नेक्स्ट आप है बुल्गारिया। ये सभी देश मिलकर क्या कौन, ये सभी जो जितना देश है वो सब का जो क्षेत्र कहलाता है वो सब मिलाकर कहते हैं उसको बाल्कन प्रदेश। क्या बोलते हैं, बाल्कन प्रदेश। इस क्षेत्र में स्लाव जाति के लोग ज्यादा रहते थे। किस जाति के लोग रहते थे, स्लाव जाति के लोग ज्यादा रहते थे। और इस क्षेत्र पर भी तुर्की का अधिकार था। किसका अधिकार था, तुर्की का अधिकार। तुर्की का अधिकार कहने का मतलब ये समझिए कि वहां पर भी ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं भारत में मुगल साम्राज्य, उसी प्रकार तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य। तो यहाँ भी ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। लेकिन ये छोटे छोटे देश जो था वो सब इकट्ठा होकर एक बन गए, बोले हम लोग एक होकर लड़ेंगे तभी इससे हम जीत सकते हैं। तो इन्होंने सब देश जितना भी छोटे छोटे देश थे वो सब मिलकर एक होकर लड़े, और लड़ने के बाद यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिए और ऑटोमन साम्राज्य को यहाँ से भागना पड़ा, और ऑटोमन साम्राज्य यहाँ से भागे भी। और ये जो देश छोटे छोटे देश थे वो सब यहाँ पे क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। लेकिन ये कहानी थोड़ा सा है कि ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ हारने का वजह एक कारण ये भी था कि इसके आजादी के समय तक आते आते ऑटोमन साम्राज्य खुद कमजोर हो गया था। इसीलिए ये लोग को आजाद होने में ज्यादा उतना परेशानी होने की आवश्यकता नहीं पड़ा, एक होकर लड़ा और जीत गया। लेकिन इसके साथ एक समस्या और हुआ, ये जीत तो गया, आजाद भी हो गया, लेकिन आजाद होने के बाद से ये छोटे छोटे जो देश थे उसको आपस में ही नहीं बनने लगा, उसको एक दूसरे डर सताने लगा, और एक दूसरे से डर इस बात का था कि कहीं ये हम पे आक्रमण ना कर दे, और आक्रमण इसी डर से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। और इसका फायदा इसके आसपास के देश वाले उठाया और इसको हथियार सप्लाई करने लगा। जैसे अभी देखते हो, खुद देखते हो, पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान वाले को हथियार सप्लाई कौन करते हैं, अमेरिका वाले करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि पाकिस्तान वाला हथियार सप्लाई करता दूसरे से लड़ सके। अगर भारत से पाकिस्तान वाला नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले से, अफगानिस्तान वाले से नहीं लड़ेंगे। ऐसे पाकिस्तान के अंदर में ही बलूचिस्तान है जो अलग होना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले से नहीं लड़े, भारत से नहीं लड़े, तो अगर नहीं लड़ेगा तो उसको हथियार खरीदने की आवश्यकता नहीं होगा। जब वो हथियार नहीं खरीदेगा तो अमेरिका वाले को कमाई हथियार से नहीं हो पाएगा। तो वो लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे देश आपस में लड़े ताकि हम उसको हथियार बेच सके। जो कंघी बेचने वाले होते हैं वो क्या सोचेगा, आदमी को बाल हो, वो सोचेगा कि आदमी गंजा हो जाए, उसके बाद उसको कंघी बेचेंगे, ठीक है। तो गंजे आदमी को कंघी बेचे का क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो क्या सोचेगा कि आदमी को बाल हो ताकि हम कंघी बेच सके। लेकिन कुछ आदमी आप लोग देखिएगा मोटिवेशन वाला होते हैं, आप लोग वीडियो देखते होंगे, मोटिवेशन का अभ्यास करने वाले क्या होते हैं कि आप गंजे को कंघी बेच के दिखाएंगे तब मानेंगे कि आप होशियार आदमी हैं। तो जो आदमी होता था सोचता है कि गंजे को हम कहीं कैसे बेचेंगे। तो जो मोटिवेशन वाले होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो माइक लेके हेलो हेलो करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आप मार्केट जाइए और कंघी लेके गंजे को बोलिए देखिए ये एक ऐसा कंघी है जिसको बार बार अपने बाल पे लगाने से आपका बाल भागा हुआ बाल वापस आ जाएगा, मैंने उड़ा हुआ बाल वापस आ जाएगा। किसी गंजे को अगर 20 रुपया का कंघी लेने से उसका बाल आ जाता है तो गंजा 20 रुपया में हंसी कंघी ले लेगा।
है कि नहीं। उसको सिर्फ ये बोला जाएगा कि ये एक विशेष प्रकार की कंघी है जिसको कई प्रकार के जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया है, जिसको अपने बाल पे लगाने से, बाल नहीं है फिर भी आपको ऐसे से करने से आपका टूटा हुआ बाल पुनः वापस आ जाएगा। ऐसा ऐसा बात कह के कंघी बेचेगा तो गंजा भी कंघी खरीद लेगा। ये था मोटिवेशन क्लास वालों का, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। आप मार्केट जाओ, कंघी बेचो गंजा को, तो मारेगा तबड़ाक तबड़ाक, ठीक हो जाओगे, है कि नहीं। चलिए, तो ये थी बालकन प्रदेश की कहानी। ये सब आपस में ही लड़ने लगा, और जब आप क्लास 9 पढ़े होंगे प्रथम विश्व युद्ध ही जो हुआ था इसी देश की वजह से। इसी के अंदर एक देश था ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, सर्बिया भी इसी के अंदर पड़ता है। सर्बिया के वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये सब आपस में लड़ते रहता है। यूरोप का अखाड़ा है, सब आपस में लड़ते रहता है, आप सब आपस में सब लड़ रहा है, तो युद्ध हो रहा है, तो सप्लाई, हथियार का सप्लाई हो रहा है। तो जानबूझ के आदमी चाहता है कि इसका झगड़ा नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो बोल सकते हो। हम लोग का ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले क्लास में हम क्लास 10 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लास 10 के हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, गुड नाइट।